हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये बात करने वाले हैं आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। सो गाइज़, ये जो है आज हमारा आईसीटी या कंप्यूटर का जो है पहला टॉपिक है, ठीक है। और पहला लेक्चर बोल सकते हैं हम ये है, और ये सभी एग्ज़ामों में जो है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए जो ये टॉपिक है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कभी कभार तो हमें डायरेक्ट आईसीटी का फुल फॉर्म ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो गाइज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को जो है 9 जून 2000 को आधिकारिक या अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और इसे 17 अक्टूबर 2000 से प्रभावी किया गया, ठीक है। इस साइबर विधान को अपनाने से भारत साइबर कानून व्यवस्था को अपनाने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया है, ठीक है। सो गाइस, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे आपको जो है हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाई जाती है, नई नई चीज़ें यहाँ पर लाई जाती हैं। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज मेधा सल्दवानी पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने, तो आप मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको सभी विषयों का जो है प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है आपके लिए, और सभी लेक्चरों को सीरियल वाइज सेट किया गया है, ठीक है। तो साइबर स्पेस क्या है, इसको समझते हैं। इसको एक जटिल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे लोगों, सॉफ्टवेयर, सेवाओं के बीच सहभागिता शामिल है, ठीक है ना। आगे है, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा नेटवर्क के विश्वव्यापी वितरण द्वारा बनाए रखना है। और साइबर स्पेस आम लोगों, व्यापार, महत्वपूर्ण सूचना, बुनियादी क्षेत्र में ढांचे, सैन्य और सरकार आदि के लिए जो है उपयुक्त है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस, जो ये कंप्यूटर है, जो ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है और इसका कार्य होता है क्या, गणना करना, ठीक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संख्यात्मक तार्किक आंकड़ों को तीव्र गति से शुद्धता के साथ संशोधित करने की क्षमता को रखता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कंप्यूटर के मुख्य कार्य की। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य, यानी कि इनका जो मुख्य कार्य है, सबसे पहले डाटा को प्राप्त करना, जिसे हम इनपुट कहते हैं, और फिर उस डाटा को प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेस किया डाटा को हमें दिखाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या जिसे आउटपुट कहा जाता है। साधारण शब्दों में कंप्यूटर को निम्न तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर एक ऐसा जो है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से डाटा इनपुट के रूप में प्राप्त करता है और विभिन्न प्रोग्राम से डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट पब्लिश करता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तकनीकी रूप से कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, किंतु काल्पनिक रूप से जो है इसमें कुछ ज़रूर है, जैसे कंप्यूटर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज़र, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्चर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रहा है, RESEARCH, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं गाइज, कंप्यूटर के इतिहास की पीढ़ी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको विशेषकर अच्छे से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कंप्यूटर का इतिहास या पीढ़ी, इस बात को सही तरीके से प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कब से कब
कब से कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके इसे बांटा जाता है। तो गाइस जो फर्स्ट जनरेशन है इसका समय पीरियड जो है 1940 से लेके 1950 तक माना गया है, और यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर था बताया जाता है। ठीक है, और इसकी जो भाषा है ना, ये मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया था। और इसके मेमोरी की बात करें या साइज़ की बात करें, मेमोरी साइज़ की, तो 4000 बिट्स के बराबर ये था। और कंप्यूटर का जो साइज था ये लगभग एक कमरे के आकार का था। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर लगभग एक कमरे में इसको रखा जाता था, इतना बड़ा ये था, एक कमरे के बराबर स्पेस इसे चाहिए था। इसकी जो भाषा थी मशीनी भाषा का प्रयोग इसमें हो रहा था, और ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर था। अगर बात करें इसके उदाहरण की तो गाइस यूनिवेक अर्थात यूनिवर्सल एक्रोमैटिक कंप्यूटर, ये अमेरिका जनसंख्या में जो है गाइस इस कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था। ठीक है ना, या उपयोग हुआ था बोल सकते हैं, उपयोग ज़्यादा बेटर शब्द है। यूनिवेक यूनिवर्सल एक्रोमैटिक कंप्यूटर, ये अमेरिकी जनसंख्या में इसका प्रयोग या उपयोग किया गया था। ये काफ़ी पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है इसका पूरा नाम है। ENIAC और यूनिवेक जो है प्रथम पीढ़ी अर्थात फर्स्ट जनरेशन के ये जो हैं उदाहरण हैं। सो गाइज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसकी भाषा, इसका साइज़, कंप्यूटर का साइज़, मेमोरी और इसके एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आगे बात करेंगे सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी की, तो टाइम पीरियड था इसका 1950 से 60 के बीच में, और यह ट्रांजिस्टर पर आधारित था। सबसे पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रांजिस्टर पर था, ऊपर जो है फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब पर, और यह ट्रांजिस्टर लगभग जो वैक्यूम ट्यूब के ही बराबर था। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब के ही बराबर ये था। कंप्यूटर का जो आकार है ना यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया, और इसकी जो भाषा थी असेंबली भाषा थी। मेमोरी इसका आकार लगभग 32,000 बिट्स तक हो गया। इसके उदाहरण में बात करें सेकंड जनरेशन में, तो गाइज IBM 400 और IBM 1600 को हमने इसमें उदाहरण के तौर पर देखा है। तो ये था द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर अर्थात सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की। टाइम पीरियड है 1960 से 70 का समय। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया जो कि काफ़ी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भाषा की बात करें गाइज, बेसिक और पास्कल, ये भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम इसे पढ़ेंगे आगे। और मेमोरी की बात करें तो इसका आकार बढ़कर 1,28,000 बिट्स हो गया। साइज़ की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में से थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि टेबल पर आने लगा अब। ठीक है, इसका उदाहरण है यूनिवेक 900। अब बात करते हैं गाइज चौथे पीढ़ी की कंप्यूटर की, यानी कि फोर्थ जनरेशन की। तो गाइज इसकी समय सीमा है 1970 से वर्तमान तक। ठीक है, इस पीढ़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जिसमें हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक ही सिलिकॉन चिप से जोड़ा गया, जिसके कारण कंप्यूटर की दक्षता बढ़ गई और तेज़ी से बड़े बड़े कैलकुलेशन होने लगे। तो ये चौथी पीढ़ी में हो रहे थे। हालांकि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग थर्ड जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी में हो चुका था। 100 मिलियन बिट्स इसकी मेमोरी हो गया और साइज माइक्रो कंप्यूटर आ गया। लगभग लैंग्वेज की बात करें C और C++ यहाँ पर है, और उदाहरण आ गया इसका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज फिफ्थ जनरेशन की। वर्तमान से भविष्य तक इसकी समय सीमा को बताया गया। इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। भाषा की बात करूँ तो SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर किया गया, और अनलिमिटेड मेमोरी हो गया है। मेमोरी क्या हो गया है? अनलिमिटेड यहाँ पर मेमोरी हो गया है।
इसके अलावा गाइस साइज़ की बात करूँ तो एक हाथ में आ जाए इतना छोटा कंप्यूटर आ गया। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा पार्ट 1 हो गया है कवर। आगे हम पार्ट 2 में कंप्यूटर के प्रकार को कवर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की जो जनरेशन है इनको जानना बहुत ज़रूरी था, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो गाइस इसलिए जो है कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था, ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट में हम कवर करेंगे वो करेंगे कंप्यूटर के प्रकार को। और गाइज चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो है गाइज कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर जो है लेक्चर प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू गाइज।